गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 5 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम उन आर्टिकल को यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस के साथ में रेलिवेंस रखते होंगे। हम उनके करंट अफेयर के नज़रिए से भी उनको पढ़ेंगे, साथ ही में यहाँ पर उनका जो स्टैटिक पोर्शन है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो न्यूज़पेपर के अंदर नहीं दी होती है, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। इसके अलावा उसके साथ साथ हम मैपिंग भी करते हुए चलेंगे। अब इन सारी चीज़ों का करने का फ़ायदा क्या होगा? इनसे फ़ायदा होगा कि मैंने आप लोगों को मिनिमम 20 मार्क्स जो है 2025 के प्रीलिम्स के अंदर दिलवाने का टारगेट लिया है, और वो भी केवल और केवल न्यूज़पेपर से। स्टैटिक का पोर्शन अलग रह जाता है, वो मैं जब आपको बताती हूँ, नोट्स शेयर कर रही हूँ, जैसे ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ तो उसके नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, तो वहाँ पे हम अलग से मार्क्स लेकर आएंगे 80-90 मार्क्स, लेकिन 20 मार्क्स हमें केवल और केवल न्यूज़पेपर से लेकर आने हैं। तो उसी एम के साथ में आगे बढ़ते हुए हम शुरुआत आज से अपनी जो है न्यूज़पेपर से कर रहे हैं। ये है पहली शुरुआत जो कि है प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस। अब मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई थी एक्सरसाइज मैथ 3। ये सिर्फ पढ़ाई ही नहीं थी, बल्कि इसके जो नोट्स थे वो भी जब मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर के नोट्स आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, तो उसमें टेलीग्राम पे इनको आप दूसरे तीसरे नंबर पे ही देख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा था प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए आज इस पर मैं सवाल भी ले आई हूँ। अगर थोड़ा सा अपनी जो मेमोरी है उसको रिकॉल करेंगे, ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो शायद आप इसका जो आंसर है वो कर पाएंगे। बता दीजिए, सवाल पूछता है कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो इसमें मैत्री आती है, गरुड़ा आती है, सूर्य किरण आती है। ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया नेपाल है, जिसमें इंडिया श्रीलंका है, इंडिया थाईलैंड है। इनमें से कौन सी ऐसी जो यहाँ पर मिलिट्री के एक्सरसाइजेज हैं वो कौन सी हैं जो करेक्ट है और जो इन्हीं तीनों कंट्री के बीच में होती हैं? जल्दी से मुझे जो है आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। खैर, अगर मैं आपको मैत्री के लिए कुछ टाइम भी दूँ सोचने के लिए, तो आप लोग सोचते रहिए। देखिए, सूर्य किरण और जो गरुड़ा शक्ति है वो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई है। रीज़न फॉर देट, क्योंकि अभी ऐसा कोई न्यूज़ जो है रेलिवेंट आई ही नहीं है इनसे रिगार्डिंग, और अलग से मैं आप लोगों को स्टैटिक की कोई पोर्शन पढ़ाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब ये इसी वजह से दी गई है ताकि नेबर जो हमारी कंट्री हैं, एटलीस्ट उनका हमें क्या रहे, याद रहे कौन सी एक्सरसाइज हम उनके साथ में मिलिट्री से रेलिवेंट करते हैं। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, बना बना कर गलत ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज हो सके। लेकिन अगर आप 5-10 एक्सरसाइजेस को ऐसे याद कर लेंगे तो यहाँ पर जो चांसेस होते हैं गलती के वो बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं। 3 एक्सरसाइज मैं आज आप लोगों को याद करवाऊंगी। मैत्री मैंने कल ही पढ़ा दी थी, तो मैत्री जो होती है वो नेपाल और इंडिया के बीच में ना होकर थाईलैंड की जो रॉयल आर्मी होती है उसके साथ में होती है। द रॉयल आर्मी ऑफ थाईलैंड उनकी आर्मी का नाम है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर गरुड़ा शक्ति की बात करें तो ये भी श्रीलंका के साथ में नहीं होती है, बल्कि होती है इंडोनेशिया के साथ में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड हम देखते हैं सूर्य किरण, अगेन इंडिया थाईलैंड के बीच में ना होकर ये होती है इंडिया और नेपाल के बीच में, तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी हो जाता है गलत। और आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा डी, नन, इनमें से कोई भी नहीं। अब अगर मैत्री की ही बात करें, वैसे तो हमने कल इसको पढ़ा था, लेकिन एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये एक तो एनुअल होती है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, 2 ही कंट्री एक साथ में मिलकर करती हैं। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 2006 में हम देखते हैं पहली बार इसकी जो नींव है वो रखी गई थी। अब की बार ये 13वीं यहाँ पर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो हो रही है, और वो भी कहाँ हो रही है? थाईलैंड के अंदर। कभी देखिए बायलैटरल है तो कभी ऐसा होगा कि इंडिया में एक्सरसाइज करवाई जा रही है, कभी जिस कंट्री के साथ आप कर रहे हो वहाँ पर जाकर एक्सरसाइज करोगे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्वेश्चन था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए है, इसके नोट्स के पीडीएफ चाहिए हैं जो कि हैंड रिटन होते हैं, आप लोग देख पाएंगे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं @UPSC Sprinter 21। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ही की जीवन को थोड़ा सहज और सरल बनाने के लिए जो कमेंट बॉक्स आपको इस वीडियो का दिखेगा उसमें भी आपको ये लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ में, जो कि है स्पाइक इन पॉल्यूशन लेवल्स में रेज डेथ रेट इन सिटीज़ विल क्लीनर एयर। देखिए, अभी एक ना स्टडी की गई है रिसेंटली, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हमें पता है कि ठीक है एयर पॉल्यूशन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, डेथ ज़्यादा होती है।
लेकिन ये स्टडी यहाँ पर बता रही है कि हमारे पास क्या है कि डाटा है। डाटा ये कहते हैं कि लगभग दिल्ली के अंदर अगर हम 2008 से लेकर 2019 का डाटा देखते हैं तो पाते हैं कि लगभग 12,000 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत यहाँ पर केवल और केवल एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई है। तो हवा का या वायु जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से डेथ हो रही है। अब यहाँ पर 2-3 सिटीज़ का कंपैरेटिवली स्टडी की गई है। कंपैरेटिव स्टडीज़ क्या होती हैं कि आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, उनकी तुलना कर रहे हो। ऐसे ही एग्जाम्पल लिया गया है दिल्ली का और ऐसे ही एग्जाम्पल लिया गया है बेंगलुरु का। अब ये दो सिटीज़ कैसी हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादा मात्रा में एयर पोल्यूशन हो जाता है। हम पाते हैं कि दिल्ली जो है वो फर्स्ट नंबर पे आती है इंडिया के अंदर, जहाँ पर जितने लोगों की एक साल में टोटल डेथ होती है उसमें से 11% बल्कि 11.8% जो मौतें होती हैं वो केवल और केवल एयर पोल्यूशन को एट्रीब्यूट की जा सकती हैं। इसके अलावा बेंगलुरु का हालांकि ये कम है, हम देखते हैं काफ़ी कम है एक्चुअली के अंदर 4.8 एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। तो लगभग जितने लोग, अगर यहाँ पर 100 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है एक साल में, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 4 से 5 व्यक्ति ऐसे थे जिनको अगर उनकी हवा जो थी वो वहाँ पर साफ़ होती तो उनकी डेथ नहीं होती, तो समय से पहले उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये हमें एक जो अलग पर्सपेक्टिव है वो यहाँ से पता चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर मैं पोल्यूशन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक होता है वो होता है पॉल्यूटेंट मैटर 2.5। हालांकि अभी इससे भी कम जो पॉल्यूटेंट मैटर है जैसे कि 0.1 वो भी आते हैं, वो तो डायरेक्टली आपके लंग्स के अंदर ही चले जाते हैं और फिर उनको बाहर निकालने का भी कोई तरीका है नहीं। तो खैर ये सबसे ज़्यादा है, ये हमें मिलता है जो व्हीकल्स होते हैं उनके पीछे से जो आप यहाँ पर गैस वगैरह देख पाएंगे, जो धुआं वगैरह निकलता है। इवन ये देखिए आप कैसे एक चिमनी यहाँ पर लगी हुई है जिसमें से काफ़ी सारा धुआं निकल रहा है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा हैं, ट्रैफिक की वजह से इवन जो डस्ट एंड पार्टिकल्स होते हैं, धूल जो होती है कण वगैरह, सीमेंट से बनने वाले जो आसपास का एरिया, तो इन सारी की सारी चीज़ों से हम देखते हैं कि PM 2.5 जो है वो यहाँ पर इन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिनके कारण ही लोगों की डेथ होती है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ गए हैं। ये आर्टिकल बात कर रहा है जीएस पेपर 3 के हिसाब से। जीएस पेपर 3 में भी हम देखेंगे ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो आप ज्योग्राफी में देख पाएंगे, ज्योग्राफी के अंदर बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स आता है फिजिकल ज्योग्राफी में। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो कैसे यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर समय की जब शुरुआत हुई थी, जब हमारा यूनिवर्स बन रहा था, उसमें झांक सकता है। उसके पीछे की साइंस क्या है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ जाता है। फिर यहाँ पर गैलेक्सीज़ की बात की जा रही है। गैलेक्सीज़ क्या होती है, तारामंडल टाइप ऑफ आप इसको बोल सकते हैं कि इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। एक गैलेक्सी होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, ऐसे ही अलग अलग गैलेक्सीज़ को हम यहाँ पर देख पाते हैं। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि बहुत सारा हमें डाटा मिला है। डाटा कहाँ से मिला है, हम देखते हैं यहाँ पर ये कुछ रिसर्चर्स हैं जो कि एस्ट्रोफिजिकल फॉर्मल लेटर्स यहाँ पर के अंदर अपनी जो रिसर्च है उसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। अब ये क्या है, एक जर्नल है, जैसे कि साइंस के अलग अलग जर्नल होते हैं, मैगजीन की तरह आप इसको लगा कर देख सकते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट जब अपनी रिसर्च करेगा तो छापेगा। जैसे हमें ये आर्टिकल द हिंदू में मिल रहा है, वैसे ये जो रिसर्च है ऐसे आर्टिकल्स या ऐसे जर्नल्स के साथ में हमें मिलती है। फ़िलहाल ये जो जर्नल्स था इसके अंदर 6 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमर्स थे जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसुरी जो कि USA के अंदर है वहाँ पर स्टडी कर रहे थे। अब इनके पास इन्होंने अलग अलग डाटा निकाला। डाटा कहाँ से निकाला, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है वहाँ से भी निकाला, और उसके अलावा भी ये जो गैलेक्सीज़ हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं अगर यूनिवर्स की एज बताऊं तो लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स हमारा यूनिवर्स जो है वो इतनी उम्र का है, इतने साल पहले इसकी शुरुआत हुई। बहुत सारी थ्योरीज़ है यूनिवर्स कैसे बना, लेकिन फिर हमने बिग बैंग थ्योरी जो थी उसको अभी तक सबसे ज़्यादा वैलिड एक्सेप्ट किया हुआ है कि एक सिंगुलरिटी थी, और समय के साथ साथ में हम देखते हैं कि वहाँ से यूनिवर्स जो है वो बना, और उसके बाद में यूनिवर्स लगातार क्या है, एक्सपेंड कर रहा है। अब क्या न्यू गैलेक्सीज बन रही है, बिल्कुल ठीक बात है। स्टार
स्टार का भी, क्योंकि अपना खुद का एक लाइफ साइकिल होता है, न्यू गैलेक्सीज भी बन रही हैं। और जो एक्सपेंडिंग का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है वो ये है कि पहले जो गैलेक्सी इतनी पास होती थी, अब वो क्या कर रही है, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जा रहा है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि कैसे हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो फैलता जा रहा है, एक्सपेंड करता जा रहा है। अब ये लोग कहते हैं कि जैसे ही हमें न्यू डाटा मिल रहा है, उससे हमें समझ में आता है कि जितनी गैलेक्सीज को हमने यहाँ पर माना था कि कुछ गैलेक्सीज जो थी स्पाइरल गैलेक्सी, जैसे गैलेक्सीज भी जो होती है ना, वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है नॉर्मल गैलेक्सीज, जिसके अंदर हम जो गैलेक्सी को देख पाते हैं वो स्पाइरल शेप की होंगी। स्पाइरल कैसे होती है, इस प्रकार से हमें दिखाई देती है वो। अब इस स्पाइरल में क्या होगा कि बीच में इसके कोर होता है, जहाँ पर नए नए यहाँ पर जो स्टार्स है वो बनते रहते हैं, और इसकी जो विंग्स होती हैं, आर्म्स जो होती हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि नए नए स्टार्स अलग से फिर हमें दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये होती है नॉर्मल। फिर कुछ इरेगुलर भी होती हैं। तो अलग अलग टाइप की गैलेक्सीज़ को हम अपने ब्रह्मांड के अंदर अभी तक समझ पा रहे हैं। फ़िलहाल के लिए जेम्स वेब की भी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा 2021 के अंदर यूनिवर्स में भेजा गया। अब इसका मोटो क्या था भेजना, वैसे तो ये 3 ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने बनाया था। एक थी यहाँ पर नासा, दूसरी हम देख पाएंगे कैनेडियन स्पेस एजेंसी को, और तीसरी यहाँ पर थी दिस यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ऐसा, तो ये 3 ऐसी एजेंसी थी जिन्होंने इतना बड़ा टेलीस्कोप को यहाँ पर बनाया, जो कि इससे पहले का जो टेलीस्कोप था वो था हबल टेलीस्कोप। उसकी जगह पर अब क्या करने वाला था, ज़्यादा डेप्थ में जाकर ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर हमारा जो यूनिवर्स है उसको समझने वाला था कि वो पास्ट में दिखाई कैसे देता था। अब आप समझेंगे कि एक टेलीस्कोप जिससे हम दूर तक देख सकते हैं, वो हमें इतिहास के बारे में, पास्ट के बारे में कैसे बताएगा। पास्ट के बारे में कैसे बताएगा, चलिए समझते हैं हम। इसके लिए आपको एक थ्योरी को समझना पड़ेगा। थ्योरी क्या कहती है कि सपोज़ कीजिए आप अभी एक अंधेरे वाले रूम के अंदर हैं, ठीक है। पूरे रूम में क्या है, अंधेरा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपके रूम के आसपास में क्या रखा है, आप कहाँ पर हैं, बिल्कुल सब कुछ डार्क ब्लैक है। सडनली कोई इस रूम के अंदर आता है और इस रूम के अंदर आकर लाइट को जला देता है। अब जैसे ही लाइट जलती है वैसे ही विदिन 0.12 सेकेंड्स के अंदर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है कि जिस रूम में आप बैठे हुए वहाँ पर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं, वहाँ पर अदर पोर्शन ऐसा है जहाँ पर हो सकता है आपका बेड होगा, कुछ टेबल्स वगैरह है, कुछ कलर्स है वॉल के, ये सब आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको लाइट के बंद होने के समय पे दिखाई नहीं दे रही थी, राइट। ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था आपको जब लाइट बंद थी। तो वो क्या था, वो हम देखते हैं कि हमारी जो आईज़ होती हैं, हमारी जो आँखें होती हैं, वो क्या करती हैं, लाइट के अंदर जब जैसे ही लाइट जलती है वो किसी चीज़ के ऊपर जाकर गिरती है, वहाँ से वो रिएक्ट करती है, उसको समझती है क्या है, उससे वो हमारी आँखों के अंदर आती है, हमारी आँखों से वो हमारे ब्रेन के पास जाती है। हमारी ब्रेन क्या करता है, जो इमेज हमें मिली थी, मान लीजिए ऐसी इमेज मिली थी, वो उसको उल्टी करके और फिर से हमारी आँखों को, और हमारा ब्रेन रीड करके बता देता है ये चीज़ ऐसी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर टाइम 0.1 सेकेंड से भी बहुत कम था, यानी जैसे ही लाइट जली एरिया कम था, जैसे ही लाइट यहाँ पर गिरी रिफ्रैक्ट किया आपकी आंखों में और आपको सामने क्या है दिखाई देना शुरू हो गया। अब इसको थोड़ा बड़े लेवल पे समझेंगे तो सन का एग्जांपल लीजिए। सन को हम देखते हैं कि सन जो हमसे है वो लगभग 93 मिलियन माइल दूर है, राइट। और जब ये अर्थ तक आता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, लगभग यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो हमारी अर्थ तक सन की लाइट को आने में 8 मिनट से ज़्यादा का समय जो है वो लगता है। अब जो इंसान, मान लीजिए यहाँ पर एग्जैक्टली सन के ऊपर 12 बजे हुए हैं, यहाँ पर जो लाइट पहुँची है वो पहुँची है 12:08 के ऊपर। अब जिसने 12:08 के ऊपर यहाँ पर सन से बचने के लिए जो सनग्लासेस है वो लगाए हुए हैं और उसने सन को देखा, तो उसने क्या किया, 8 मिनट पास्ट में देखा। क्योंकि अब जो नेक्स्ट लाइट जो यहाँ पर 12:08 पर प्रेजेंट हो रहा है वो हमें कब मिलेगी, यहाँ पर सन की सिचुएशन जब यहाँ पर अर्थ पे 12:16 हो चुके होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 मिनट टेक्निकली पास्ट में जा रहे हैं।
अब इसी को अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो इसी को थोड़ा सा और बड़े पैमाने पर लेकर चलिए। और बड़े पैमाने पर हम क्या देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हम जहाँ पर हैं उससे काफ़ी दूर, बिलियंस ऑफ ईयर जो दूर हम देख पाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, चीज़ें हैं, फॉर्मेशन है। तो जो वहाँ से लाइट अर्थ तक आ रही है तो हम देख पाएंगे कि जब हम उस लाइट को यहाँ पर समझेंगे, उसमें से जो फोटो हमें दिखाई देगी, उसमें से जो हमें दिखाई देगा बेसिकली, वो क्या दिखाई देगा, वो दिखाई देगा उसका इतने ही बिलियंस, मान लीजिए कोई 13 बिलियन ईयर दूर से ही आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में जैसे हम किलोमीटर को मापते हैं धरती के ऊपर, वैसे ही हम जो लाइट ईयर्स होते हैं वहाँ पर डिस्टेंस मापते हैं स्पेस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए सोचिए कि हमारा कोई सबसे नियर यहाँ पर एक स्टार है जो कि हमसे लगभग 4.2 ईयर, लाइट ईयर जो है हमसे दूर है अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ पर 2024 है, राइट, हम देखते हैं यहाँ पर कि 4 साल पहले इंडिया में या अर्थ के ऊपर कोई ऐसा फंक्शन हो रहा था। जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे, 2024 के अंदर ही हमने देखा इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से कोई उठ के चला गया और 4.2 साल के अंदर इस ग्रह पे पहुँच गया, और अब जब वो यहाँ से अर्थ के ऊपर देखेगा, क्योंकि लाइट को आने में इधर 4.2 साल लग रहे हैं, तो उसको क्या होगा, इंडिया में 2028 में वो यहाँ पर पहुँचा होगा, 2028 में उसको 2024 के इलेक्शन अर्थ के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। जो भी मान लीजिए इंडिया का, ये बहुत ही सिंपल, मैं आप लोगों को इसको रिलेट करने के लिए जो है एग्जांपल दे रही हूँ, सो दैट आप अच्छे से समझ पाएँ। तो जेम्स वेब क्या करता है कि वो जो मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर से यहाँ पर हमारे पास लाइट आ रही है, जब उसको वो एकदम से क्या करेगा, फोटो बनाएगा उसकी, क्योंकि लाइट में हमें दिखाई देगा ना चीज़ें आसपास में क्या है। दूसरी चीज़ें जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो है इंफ्रारेड लाइट की। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर कल परसों भी समझाया था कि हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है, हमने कैसे समझा था, हमने समझा था कि यहाँ पर गामा रेज को स्टडी करने के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर एक मिशन भेजा गया था। तो हमने गामा रेज को समझा, उस समय पे हमने एक्स रेज को समझा, फिर विजिबल रेज होती हैं वो सब समझा, फिर हमने समझा कैसे हमारी जो लाइट की भी वेव्स होती हैं वो शॉर्ट वेव्स भी हो सकती है, लॉन्ग वेव्स भी हो सकती हैं। इसी में से एक भाग होता है इंफ्रारेड का। अब इंफ्रारेड का क्या मतलब होता है, यानी कि रेड कलर जो है उसको एक्चुअली के अंदर में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। अब इनकी क्वालिटी ये होती है, जैसे कि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो काफ़ी दूर दूर तक भी यहाँ पर फैल सकती हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। अब ये रेडियो वेव्स मान लीजिए 300 किलोमीटर तक एक जगह से मैंने निकाली, 300 किलोमीटर तक ये जा सकती हैं। इसी वजह से लोग जो हैं वो क्या कर पाते हैं, रेडियो के ऊपर कहीं दूर से बैठे हुए भी उनको सुन पाते हैं, क्योंकि रेडियो के अंदर हमने ऐसा ट्रांसमीटर लगाया होता है जो उन रेडियो वेव्स को कनेक्ट करता है और वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होकर हमें सुनाई देती है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर लगा लीजिए, इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है, वो यहाँ पर लगभग हर जगह से बाहर निकल जाती है। अब गैलेक्सी या स्टार का फॉर्मेशन होता कैसे, ज़रा इसको समझना पड़ेगा पहले कि यहाँ पर इंफ्रारेड का काम है क्या। देखिए, एक थ्योरी के हिसाब से ये माना जाता है कि हमारी जो गैलेक्सी है, जैसे कि हमारी मिल्की वे का ही हम एग्जांपल लेते हैं, वो निबुला से निकला है। निबुला का क्या मतलब है, निबुला का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, कुछ यहाँ पर डस्ट वगैरह जो थे वो ऐसे स्पिन कर रहे थे, एक डस्ट का पूरा हमें क्लाउड दिखाई देगा, लेकिन क्लाउड ये इतना छोटा नहीं है जितने क्लाउड हमें आसमान में दिखाई देते, नहीं, ये ह्यूज था, बहुत बड़ा था। इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर एक्चुअली में हाइड्रोजन और जो यहाँ पर हीलियम होती है वो इसको घुमा रहे थे। अब दो चीज़ें चाहिए होती है किसी भी मटेरियल को आपस में आकर कनेक्ट होने के लिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, एक चाहिए होती है मूवमेंट और दूसरी चाहिए होती है हीट। तो ये दोनों ही चीज़ जब यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल्स को मिल रही थी तो उसमें से निकलता है प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार, यहाँ पर सन का एग्जाम्पल लीजिए, सबसे पहले एक स्टार निकलेगा, प्रोटोस्टार निकल गया,
फिर जब ये प्रोटो स्टार जो होगा वो मेन सीक्वेंस यहाँ पर स्टार की फॉर्म करेगा, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, उसके बाद इससे जो बचे हुए और जो इसका मटेरियल है, जब ये थोड़ा ठंडा पड़ने लगा डस्ट वगैरह, तो यहाँ से प्लैनेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ का सिस्टम होता है, ऐसे गैलेक्सीज बनती हैं। अब पहले क्या होता था, हमारा एक हब्बल टेलीस्कोप था। अब जो ये हब्बल टेलीस्कोप था, ये एक्चुअली में जो आप ये गैलेक्सी देख रहे हैं और इसके अंदर ये क्लाउड, ये डस्ट देख रहे हैं, इसके पीछे का हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो इससे पीछे झाँक ही नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि इसमें इंफ्रारेड लाइट्स हैं, तो हमारा जो जेम्स वेब है वो क्या करता है, इससे पीछे भी झाँक सकता है, इसके एग्जैक्टली इसको और क्लियर तरीके से देख सकता है। इसको आप एक्सरे से एग्जांपल लेके देखिए। क्या हम जब किसी की बॉडी को देखते हैं तो उनके इंटरनल पार्ट्स को, उनकी जो खास करके हड्डियां होती है, स्केलेटन होते हैं, उसको देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सामने उस पर्सन के अंदर का, क्योंकि वो हमारे जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हमारे जो पूरे बॉडी का मास ही मैं बोल सकती हूँ, तो जब उसके अंदर से वो क्लियर हो जाता है तो वो हमारे स्केलेटन को भी दिखा देता है। सो ये होती हैं एक्सरेज और इंफ्रारेड रेज का यहाँ पर संबंध कि ये कैसे काम कर रही हैं। फिलहाल जो जेम्स वेब है उसका यही रीज़न है कि वो बहुत अच्छे से जाकर हमारा जो पास्ट है, हमारा यूनिवर्स बना कैसे था, उसमें पहले के समय में जाकर हम झाँके, समझे कि ये कैसे काम करता है। इसकी बात करें तो जेम्स वेब जो है उसकी 5 से 10 साल तक की लाइफ है यहाँ पर मिशन की। काफ़ी बड़ा ह्यूज ये रॉकेट के द्वारा टेलीस्कोप जो है वो स्पेस में अभी फ़िलहाल घूम रहा है। इसके जो मिरर बनाए गए हैं वो हम देखते हैं 24 कैरेट गोल्ड के बनाए गए हैं, ताकि ज़्यादा बेटर, ज़्यादा क्लियर हमें इमेज मिले। जितना बड़ा मिरर होता है उतनी ही अच्छे से हमें इमेज मिल पाती है। अब ये जो है ये काम करता है लगभग -170 डिग्री सेल्सियस के अंदर में। तो इसको सन से प्रोटेक्ट रखने के लिए भी यहाँ पर शीट्स का इस्तेमाल किया गया है इसके बाउंड्री के ऊपर में। दूसरा, इसको छोड़ा गया है लेवरेंज पॉइंट L2 के ऊपर, 2 के ऊपर। तो अब ये क्या फ़र्क करता है, इससे ये होता है कि हमारी अर्थ यहाँ पर क्या है, सन है, हमारी अर्थ सन के चारों तरफ ऑर्बिट करती है, और लैग्रेंज पॉइंट जो कि 5 पॉइंट्स है यहाँ पर हम देखते हैं, तो लैग्रेंज पॉइंट 2 L2 यहाँ पर मूव करता है अर्थ के साथ साथ। अब अर्थ यहाँ पर थी, ये यहाँ पर, जैसे ही अर्थ यहाँ पर पहुँची ये भी यहाँ पर आ गया। तो इससे एक ये फ़र्क होता है कि हमेशा जो अर्थ की शेडो है, परछाई जो होती है, वो यहाँ पर रहती है, और इसी वजह से जो टेलीस्कोप है वो क्या कर पाता है, ठंड अपने पास रख पाता है, जिसकी वजह से काम भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाता है। क्योंकि अब हमें गर्मी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि सन में जैसे ही हीट बनती है, इंफ्रारेड के साथ में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि इंफ्रारेड यही होता है, जहाँ पर भी आपको हीट दिखाई देगी वहीं पर वो उन चीज़ों को कैच कर लेगा, तो ताकि कोई भी यहाँ पर डिस्टोर्शन ना आ सके, उसी वजह से काम किया गया है। आई होप अच्छे से आप आर्टिकल को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर। आईआर में हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इलेक्शंस चल रहे हैं यूके में, और यूके के अंदर जो हमें पता है कि अभी के जो करंट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं वो है ऋषि सुनैक। यहाँ पर 2 हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूके में देख पाएंगे जो कि टक्कर बहुत ज़्यादा ले रही है। इसमें से एक जो पार्टी है वो है यहाँ पर कंजर्वेटिव्स की, दूसरी है लेबर गवर्नमेंट। लेबर जो गवर्नमेंट है वो करंटली अभी गवर्नेंस में है ही, और लेबर पार्टी के जो चीफ है वो है वहाँ पर कियर स्टारमर, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है ऋषि सुनैक। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर ऋषि सुनैक जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो ऐसे ही नहीं बने थे कि कम्प्लीटली 5 साल के लिए बनते, क्योंकि हमारा और यूके का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी सिमिलर है। क्यों है, क्योंकि हमने यूके से ही हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पर लिया, अडोप्ट किया है। ठीक है, कोई हमें शर्म नहीं है इस बात में कि हमारा जो सिस्टम है वो हमने इस तरीके से एक तरीके से प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है वो यूके से अडोप्ट की है। ठीक बात है, यूके के जो लोग थे वो बहुत समय तक इंडिया में रहे थे, हमारी फेमिलियरिटी थी इस पूरे के पूरे सिस्टम के साथ, तो हमने उसको अडोप्ट कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि फ़िलहाल में यूके के अंदर जो कंडीशंस हैं वो बहुत बेहतर नहीं है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम लगातार जब से 2016 से इन्होंने यूरोपियन यूनियन से लीव आउट करने की बात कही है, तब से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक टर्मोइल को सहन कर रहा है।
अगर मैं आपको बात बताऊं यूके के बारे में, तो यूके के अंदर लगभग 67 मिलियन की पॉपुलेशन है। इनमें से जो अनएम्प्लॉयड रेट है वो यहाँ पर है 4.40% का। मीडियन एज की बात करें तो लगभग यहाँ पर एवरेज एज जो है वो 41 हम देख पाएंगे कि यहाँ पर 41 ईयर जो है मीडियन एज मानी जा रही है। इन्फ्लेशन 2% तक का है, हालांकि ये अब कंट्रोल में आया है, पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो है 1.7% तक का, और जीडीपी पर कैपिटा का डाटा जो है वो है यहाँ पर 46,125। तो ये आप देखेंगे डॉलर की यहाँ पर बात की जा रही है। टोटल अगर यूके के अंदर हम देखें तो यूके के अंदर में फ़िलहाल जो ये इलेक्शन आ रहे हैं, ये दोनों ही पार्टीज़ का इसका पोल एक्चुअली में हो चुका है ऑलरेडी, और हमें दिखाई दे रहा है कि जो लेबर पार्टी है वो फिर से जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन खैर यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हमने देखा। इंडिया पे इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में आप यहाँ पर क्या बनने वाले हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने वाले हो, या फिर अगर आपको डिप्लोमेट भी बनना है तो भी आपको जो है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से दूसरी जो कंट्री है उसके साथ में हमें कैसे संबंध रखने हैं वो सोच समझ के ही करना होगा। अब देखिए, अगर लेबर पार्टी जीत जाती है तो इंडिया का जो खास करके इंडिया के यूके एफटीए की बात है वो हम देखेंगे। इंडिया को चाहिए क्या है, क्या हमें इनकी कोई यूके के अंदर इतनी दूर एक कंट्री हमसे है, हमें उनसे मेनली क्या चाहिए होगा, हमें इकोनॉमिक फ़ायदा ही चाहिए होगा, राइट। इंडिया यूके से भी जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी तो भी वो इधर आई थी। शुरुआत में अगर हम देखते हैं ना कि जैसे ही हम आज़ाद हुए थे तो उस समय पे काफ़ी हम थोड़े से कंजर्वेटिव खुद में हो गए थे, हम थोड़े सोशलिस्ट ज़्यादा हो रहे थे, हमें डर लग रहा था कि बहुत मुश्किल से अंग्रेज़ों को बाहर भेजा है, अब उनके साथ में हम ट्रेड थोड़ा कम करें, अब उनके साथ में एफटीए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर दोबारा से हुआ तो फिर से कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब हमारे अंदर में थोड़ा सा था, थोड़े स्केप्टिज़म जो था वो हमें उस तरफ था, और इसी वजह से हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा जो अपने ट्रेड रिलेटेड संबंध थे वो वेस्ट कंट्रीज से थोड़े से कम किए। लेकिन अब इंडिया दोबारा से यूके के साथ में एफटीए करने की लगभग 2 साल से कोशिश कर रहा है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो दोनों कंट्री कर ले। हालांकि हम और भी ऐसी कंट्री है जिनके साथ में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ देम, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में हम इसी काम पे लगे हुए हैं। तो अदर कंट्रीज़ आर ऑल्सो देयर जिनके साथ में काम किया जा रहा है ताकि हमारा जो ट्रेड का एंगेजमेंट है दूसरी कंट्रीज़ के साथ में वो ज़्यादा बढ़ सके। फ़िलहाल देखिए, एक जो लेबर पार्टी के चीफ को आप यहाँ पर देख पाएंगे, पहले इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडियन सेंटिमेंट हमें दिखाई देता था, अब इन्होंने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया है। इवन जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी जो रियल ओरिजिन है वो कहाँ से है, इंडिया से ही दिखाई देता है। तो अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया यूके के अंदर में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी है और उनका जो वोटिंग शेयर है वो भी अच्छा खासा इन्हें दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिविज्म हमें इनकी तरफ से इंडिया के साथ में दिखाई दे रहा है। पहले ये लोग पाकिस्तान के इशू पे, कश्मीर के इशू पे एक्चुअली में पाकिस्तान की तरफ खड़े दिखाई देते थे, लेकिन अब वो इंडिया के साथ में अपने रिश्तों को कंफर्टेबल कर रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा हम देखते हैं कि वीज़ाज जो है, हम क्या कर रहे हैं एफटीए के अंदर कि यहाँ पर वीज़ा जो है वो इंडियंस को मिलना चाहिए, लिमिटेड वीज़ा दे दीजिए, कोई बात नहीं, इमिग्रेशन यहाँ पर चली जाए, क्योंकि इमिग्रेशन यूके का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इवन दोनों ही जो गवर्नमेंट के यहाँ पर प्रतिनिधित्व को अगर हम देखें तो दोनों ही इमिग्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर इमिग्रेट होकर लोग आते हैं उनको वापस भेजा जाए। बट ठीक है, ब्रिटेन के जो लोग हैं उनको सिंपैथी भी होती है लोगों के साथ में, एक डेवलप कंट्री हमें इधर दिखाई देती है। लेकिन जब इंडिया कहता है कि इंडिया की तरफ से लोगों को वीज़ा मिलना चाहिए, एटलीस्ट टेम्पररी वीज़ा तो ज़रूर दिया जाना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर ये हब है टेक्नोलॉजी का, जो यूके जो है पावर हाउस है आईटी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के, उसमें इंडिया के लोगों को भी काम मिल सके, बेनिफिट उठा सके इस इंटीग्रेशन के साथ में। देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिजल्ट रहता है इलेक्शंस का यूके में, और उसके बाद में इंडिया के साथ में इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या रहती है। फ़िलहाल मैपिंग के नज़रिए से इसको ज़रा अच्छे से देख लेते हैं।
यूके का मतलब होता है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, जो कि आप समझ ही पाए होंगे कि कोई चीज़ ऐसी है जो क्या की गई है, संयुक्त की गई है, जोड़ी गई है। इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग आइलैंड है, जैसे कि स्कॉटलैंड को हम देखेंगे, उसके बाद यूएलएस को आप देख पाएंगे इधर, फिर वेल्स इधर है, यहाँ पर हम इंग्लैंड को देख पाएंगे। तो ये जब साथ में मिलते हैं तो ये सब कहलाते हैं क्या, यूके। अब यूनाइटेड किंगडम के बारे में देखें तो हम देखेंगे इसके ईस्ट में होता है नॉर्थ सी, और जो प्राइम मेरिडियन है यानी कि 0 डिग्री, जिससे हम समय का अंदाज़ा लगाते हैं कि इधर जाएंगे तो टाइम जो होगा वो माइनस हो जाएगा 1 आवर, इधर जब आएंगे तो प्लस होता जाएगा 1 आवर। तो जो ये प्राइम मेरिडियन है ये यहाँ से यूके से क्या होती है, गुजरती है। और मेनली कहाँ से गुजरती है, वैसे तो ग्रीनविच जो है वो ही यहाँ पर माना जाता है, लेकिन लंदन के पास आप देखेंगे कि ये यहाँ से क्या करिए गुजर रही है। इसके अलावा अगर आप यूके के और यहाँ पर फ्रांस यानी कि अदर जो यूरोप है उनको देखेंगे तो इनके बीच का जो पानी या फिर जो वाटर है उसको बोला जाता है इंग्लिश चैनल। तो ये कहाँ कहाँ पे हम देखेंगे, यूके और फ्रांस के बीच का एरिया है। इसके अलावा यहाँ पर केल्टिक सी आप देख पाएंगे वेस्ट में, फिर इरिश सी आप देख पाएंगे, यहाँ पर आइल ऑफ मैन भी है, नॉर्दर्न आइलैंड यहाँ पर है, अटलांटिक ओशन आप इसके वेस्ट में फिर से देख पाएंगे। और मेनली यही चीज़ें हैं जो आपको यूके से क्या करनी है, याद रखनी है। अगर इनकी माउंटेन्स की बात करें तो वेल्स का जो आप देख रहे हैं उसमें कैम्बेरियन माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर द फेंस नाम से भी माउंटेन्स है। और इसके अलावा काफ़ी सारा जो ये एरिया है ठीक ठाक है, ज़्यादा ठंड यहाँ पर होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये टेम्परेट जोन से लेकर फ्रिजिड जोन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। और डुबलिन आयरलैंड के अंदर हमें यहाँ पर इसकी दिखाई देती है, आयरिश सी को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। खैर यही सब इसके मैपिंग से रिलेटेड था। अब यूजुअली कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सवाल पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि यूके को ग्रेट ब्रिटेन क्यों बोला जाता है, यानी कि ऐसा क्या ग्रेट है यूके के अंदर जिसको इसको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। तो उसके लिए थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब होता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। जो मैंने आपको दिखाया था ये क्या है, वेल्स है, ये क्या है, स्कॉटलैंड, और ये क्या है, ब्रिटेन है। तो जब आप इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड को और इसको मिला देंगे तो ये जाना जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के नाम से। अब क्यों, क्योंकि ये लार्जेस्ट आइलैंड है। ब्रिटेन जो है वो एक्चुअली में लार्जेस्ट आइलैंड है इसका, इसी वजह से इसको इतिहास में ही पहले ही समय पे 16th सेंचुरी के टाइम से ही हम देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन कहकर बोलने लगे। यूनाइटेड किंगडम कब हो जाता है, जब आप ग्रेट ब्रिटेन को यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को, क्योंकि ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ ही पार्ट है एक दूसरे के साथ में, और इसके साथ में जो यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको भी मिला देते हो तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। अगर आप जो नॉर्दर्न आइलैंड है या पूरे आइलैंड को ही छोड़ देंगे तो क्या रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आइलैंड रहेगा। और जब आप इन सब को मिला देंगे, आयरलैंड भी मिल गया है, स्कॉटलैंड भी मिल गया है, इंग्लैंड भी मिल गया है, वेल्स भी मिल गया है, तो ये बनते हैं ब्रिटिश आइल्स। अब आप लोगों को कभी भी आई होप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि क्या इनका फ़र्क है, यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, आयरलैंड क्या है, ब्रिटिश आइल क्या है। अब आप इस डिफरेंस को आराम से समझ गए होंगे। खैर ये ऑलरेडी हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जीएस पेपर 3 में बायोलॉजी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ऐसा मेंस वगैरह के लिए इसमें से कुछ नहीं आएगा, इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में हो जाता है। क्यों है, क्योंकि देखिए एक स्टडी की गई है जिसमें हार्मोन का पता लगाया गया है। अब ये हार्मोन जो है ये पता लगाया गया है मॉस्किटो के अंदर 2 हार्मोन है बेसिकली। जो हार्मोन ये जो कि मॉस्किटो को हमारा खून पीने के लिए अग्रसर करता है, वो हार्मोन यहाँ पर है NPF के नाम से। अब ये क्या करता है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है, जो कि यहाँ पर पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर सबसे डेडलीस्ट हम उनको मान सकते हैं। क्यों डेडलीस्ट, बहुत छोटा होता है। ऐसे किसी पे खून पी के कोई बहुत बड़ा किसी को मार नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनके कारण सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिली है एनिमल किंगडम के अंदर। रीज़न फॉर दैट, क्योंकि वेक्टर है। वो वेक्टर कैसे है कि यहाँ से मलेरिया लेकर आएगा, एक जिसका भी खून पिएगा उसको मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वेस्ट नाइल फीवर हो गया है। तो क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ को फैला देता है, वेक्टर बन जाता है। चिकनगुनिया, इसके अलावा जीका, इसके अलावा जो और येलो फीवर होते हैं, ये सब जो होते हैं, तो इसके कारण से यहाँ पर
मोर देन 7 लाख पीपल ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी डेथ जो है वो हो चुकी है और हो सकती है फ्यूचर में भी, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो। एनीवे जो फीमेल्स होती हैं वो जो है एनिमल्स का, हमारे जैसे इंसानों का या हम देखें तो हमारा खून पीती हैं। रीज़न फॉर दैट, क्योंकि उनको उनके जो अंडे होते हैं, उनके जो एग्स होते हैं, उनको क्या करना होता है, ग्रो करवाना होता है। जैसे ही वो हमारे ब्लड को सोक करती हैं और उसके बाद जैसे ही उनके जो एग्स होते हैं वो यहाँ पर ग्रो करते हैं, उसके बाद वो हमारा ब्लड पीने नहीं आती है, ब्लड मिल नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो उनका एक और दूसरा हार्मोन है यहाँ पर जिसको बोला जाता है रायमाइड, वो उनको क्या देता है, एक संतुष्टि की भावना दे देता है। उनका जो वो अट्रैक्ट हो रही थी लगातार, स्टिमुलेट हो रही थी लगातार ब्लड की तरफ, वो उनका ऑटोमेटिकली होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं जो कि राजेंद्र खन्ना इज एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। देखिए अभी लगातार हम देख रहे थे कि कैसे हमारे जो आर्मी के चीफ हैं वो भी यहाँ पर चेंज हो गए हैं, मनोज देखते हैं कि यहाँ उनसे ऊपर, और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल, उनके साथ में जो पहले डिप्यूटी एडिशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते थे राजेंद्र खन्ना, वो अब एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट पे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये पहले फॉर्मर रो के चीफ भी होते थे और इनको डिप्यूटी एनएसए जब बनाया गया था तब बनाया गया था 2018 के अंदर, जनवरी के अंदर। फ़िलहाल ये एडिशनल हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर आपको किसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन में ऐसा कोई सवाल वैसे तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ है, नाम वगैरह आपको याद रहने चाहिए फॉर द सेक ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू, तो बता दिया है। खैर नेक्स्ट देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन का जो पीरियड है उसको मार्च 2025 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। देखिए स्मार्ट सिटी जो था वो एक्चुअली के अंदर में आया था यहाँ पर 2016 के अंदर। अब इसमें क्या क्या करना था जरा थोड़ा सा समझते हैं, और इसकी क्या ये पहली बार इनको बढ़ाया जा रहा है, क्या ये जो इतनी बार बढ़ाया जा रहा है ये ठीक भी या नहीं है। अभी तक इसकी 2 एक्सटेंशन हो चुके हैं, 2024 के जून तक हम देखते हैं 2 बार ये बढ़ाया जा चुका है। इसकी जो डेडलाइन है अभी ये क्योंकि मीट नहीं कर पा रहा है तो इसी वजह से 2025 के मार्च तक इसको बार बार डिले किया गया है। इसके अंदर हम देखते हैं कि 5533 जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी जो कॉस्ट आई है वो आई है लगभग 65,063 करोड़। इसके अलावा 921 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंटिन्यू हैं और उनकी जो कॉस्ट होगी वो होगी 21,000 करोड़। अब ये स्मार्ट सिटी मिशन है क्या, थोड़ा सा ये समझते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हमें दिखाई देती है जिसके अंदर यहाँ पर 100 ऐसी सिटीज़ को ट्रांसफ़र करना था जिनको जो हम थोड़ा सा उनको एडवांस कर सकते हैं, स्मार्ट बना सकते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का हम ध्यान रख सकते हैं, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और इसी के लिए लेकर आए गए थे स्मार्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड भी बता रही हूँ, स्टैटिक भी बता रही हूँ। मैं इतनी सी बात पढ़ाकर भी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन फिर उससे फ़ायदा नहीं होगा, उतना तो आप खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ के समझ ही सकते थे, राइट। तो थोड़ा सा अब हम इसके और डिटेल में जाकर देखें तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ज़रा देखते हैं। पहली बात तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसके जो उद्देश्य हैं उसके अंदर एक तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिसेंट होनी चाहिए, आपका जो एनवायरनमेंट आसपास का वो क्लीन एंड सस्टेनेबल दोनों हो ताकि लोगों को फ़ायदा हो, और स्मार्ट सॉल्यूशंस जो बनाए गए हैं वो क्या है मैं आपको समझाती हूँ अब, और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा जो कंपोनेंट थे वो यही थे कि एक तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट हो, यानी कि एरिया जो है अभी भी अर्बन एरियाज़ है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। जैसे कि मुंबई का ही एग्जांपल दीजिए, भिंडी बाज़ार यहाँ पर बनाया जा रहा तो वो है वहाँ पर पहले, लेकिन अब उसको थोड़ा और बेहतर करना है। इसी में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं जो कि जब नया अर्बन एरिया बनाया जा रहा है तो उसमें सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है, यानी कि नया टाउन कोलकाता, नया रायपुर, गिफ्ट सिटी, ये सब आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर नए मॉडल लेकर आए जा रहे हैं ताकि स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत में क्या किया जा सके, ज़्यादा अच्छे ब्यूरोक्रेट्स रिप्रेजेंटेटिव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर काम करें ताकि जो हमारी सिटी है जो हमने पहले देखा वैसे ये सारी चीज़ें ना हो। इसके अगर और बात करें तो ये है स्मार्ट सॉल्यूशंस। क्या स्मार्ट सॉल्यूशन है, एक तो ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विस होनी चाहिए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ग्रीवेंस रिड्रेसल हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी करवाई जाए, सिटी
सिटीजन्स का एंगेजमेंट किया जाए, सिटीजन्स की सिटी आई एंड ईयर ये जो है ये बनना चाहिए, वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग जो है वो हो। इसके अलावा हम देखते हैं जो कि है वेस्ट मैनेजमेंट। कल मैंने आप लोगों को अर्बनाइजेशन से रिलेटेड पढ़ाया था कि अर्बनाइजेशन के क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, अर्बनाइजेशन के क्या क्या प्रॉब्लम है। दिल्ली के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टोक्यो को 2032 तक हम पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन के मामले में। वहीं पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था वो क्या था, वो था यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए, जो वोटर वगैरह होता है रिसाइकलिंग वगैरह ढंग से करवाई जाए, तो ये सारे की सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर वाटर मैनेजमेंट अच्छे से हो, लीकेज की आइडेंटिफिकेशन करवाई जाए, ये सब हो। एनर्जी का मैनेजमेंट हो, अर्बन मोबिलिटी हमें दिखाई दे। अर्बन मोबिलिटी का क्या मतलब है कि जो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग घंटों घंटों तक यहाँ पर सड़क पर रहते हैं, उसकी वजह क्या करना चाहिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर बनाइए सो दैट लोग कम अपना खुद का व्हीकल लेकर बाहर निकले। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट करवाया जाए, स्मार्ट पार्किंग बनाई जाए, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हम देखें, और टेली मेडिसिन हो, टेली एजुकेशन हो। टेली मेडिसिन क्या होगा कि आप वीडियो कॉल या फिर कॉल के थ्रू पे अपने आप को डॉक्टर से दिखा रहे हो। एजुकेशन अगेन टेली यानी कि ऑनलाइन ही आप इसको बोल सकते हो। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बने हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स वगैरह बने हो, तो ये सब आते हैं स्मार्ट सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये बात कर रहा है नाटो के बारे में। नाटो को कह रहा है कि नाटो जो है वो 75 ईयर्स की इस साल होने वाली है। तो एक्चुअली के अंदर में नाटो है क्या, चलिए ज़रा इसको समझेंगे कि रशिया ने जब तक इसको पार्ट किया तब तक नाटो कैसे आती है, नाटो का जो हिस्ट्री है वो क्या रही है, चलिए समझते हैं। तो नाटो की बात करें तो नाटो जो है वो एक्चुअली के अंदर में 4 अप्रैल 1949 को सबसे पहले बनी थी। अब जब ये बनती है तो इसके पीछे जो रीज़न था वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ये माना जा रहा था कि जो रशिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, रशिया लगातार यूरोप के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस ही नहीं बल्कि अपनी टेरिटरी को भी बढ़ाई जा रहा था, उससे बचने के लिए ये जो नाटो है इसको बनाया गया। अब नाटो क्या होती है, इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है आर्टिकल जीएस पेपर 2 में, अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस में, और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम इसको समझ पाएंगे। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो है इसकी एनिवर्सरी हम देखेंगे अभी, जो कि यहाँ पर क्योंकि इसी साल हो रही है तो एनिवर्सरी ऑलरेडी हो ही चुकी है इसकी। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इसको बनाया गया एंड रीज़न वही था कि डेमोक्रेसी को यहाँ पर रखना है, जो कंट्री है उनकी फ्रीडम को बचा के रखना है, और यूरोप को मेंबर्स को फंडिंग देनी है अमेरिका के द्वारा। अब इसमें टोटल जब स्टार्टिंग में नाटो को बनाया गया था तो 12 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर इसको बनाया था। मोस्टली हम इन जो 12 मेंबर्स हैं इनमें यूरोप के कंट्रीज़ को देख पाएंगे, जैसे इसमें बेल्जियम था, डेनमार्क था, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड पोर्तगाल। इवन जिस यूके के बारे में हम पढ़ रहे थे वो यूके भी इसका पार्ट था, बिल्कुल फाउंडिंग मेंबर था 1949 के अंदर। और साथ ही में यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स तो था ही, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कनाडा जो है वो भी यहाँ पर इसका भाग है। फ़िलहाल अगर आज की बात करूँ तो प्रेजेंट में इसके जो मेंबर्स हैं वो 12 से बढ़कर 32 हो चुके हैं। जो न्यूवेस्ट हैं यानी कि जिन्होंने अभी यहाँ पर ज्वाइन किया, तो स्वीडन जो था उसने 2024 में किया मार्च में, उसके बाद फिनलैंड जो है वो बिल्कुल ही न्यू ईयर से। इन्होंने क्यों लिया, ये लेने वाले नहीं थे नाटो की स्पॉन्सरशिप मेंबरशिप, लेकिन इन्होंने लेने का इसी वजह से सोचा क्योंकि ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, और रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी क्यों हुआ था, नाटो को लेकर ही, क्योंकि यूक्रेन जो था वो नाटो का मेंबर यहाँ पर बनना चाहता था। रशिया को ये बात पसंद नहीं आई, कही कि तुम तो बहुत नज़दीक, अमेरिका की जो मिलिट्री है उसको मेरे बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दे रहे हो, ये तो कभी भी मेरे घर पे अटैक कर सकते हैं, मॉस्को हम इतने नज़दीक हो जाते हैं हमारी कैपिटल वगैरह। तो यही एक मुद्दा हम ज़्यादातर इसमें देख पाते हैं कि क्यों यूक्रेन के साथ में लगातार इतनी बड़ी लड़ाई जो है वो रशिया ने यहाँ पर छेड़ दी थी। रशिया के ही जो पावर है उसको कम करने के लिए नाटो जो है वो सामने हमारे दिखाई दे रहा था। अब नाटो की अगर मेंबरशिप की बात करें तो 1949 में आप देखेंगे कि ये सारी जो डार्क कलर की कंट्रीज़ दिख रही हैं आपको,
ये यूरोप में इसकी मेंबर थी। फिर 1950 से 1996 के अंदर में ये जो डाक है, जैसे कि टर्की ने इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो कर लिया। इसके अलावा हम देखेंगे स्पेन इसमें आ चुका था ऑलरेडी, जर्मनी एज इसका पार्ट बन गया। तो ये सब 1950 से 1996 में बने। उसके बाद 1997 से 2022 तक यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इसकी मेंबर बनी, जिसमें हम मोस्टली जो यहाँ पर यूएसएसआर होता था उसमें से जो कंट्रीज़ निकली थी, क्योंकि यही भाग आप देखेंगे ये इसका पार्ट बन रही थी। अब 2023 के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। 2024 में मेनली फिनलैंड यहाँ पर आता हो, और यूक्रेन जो कि अप्लाई करना चाहता है, ये कंट्रीज़ को भी हम देख पाते हैं। तो खैर यही नाटो का पूरा जो इतिहास था अभी तक का यही है कि वार्से पैक्ट जब होता है सोवियत यूनियन के अंदर में, उसके खिलाफ में यहाँ पर नाटो जो है वो आती है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री की यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर नाटो पे कोई हमला करता है या नाटो के किसी मेंबर, फॉर एग्जांपल फिनलैंड पे किसी ने हमला कर दिया, बिकॉज फिनलैंड इज़ अ मेंबर ऑफ नाटो नाउ, तो सभी जो अदर कंट्रीज़ हैं वो फिनलैंड के साथ में खड़ी हो जाएंगी, चाहे मिलिट्री की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, चाहे वेपन की बात हो, किसी की भी बात हो। अब जो लड़ाई हो रही है वो फिनलैंड के साथ नहीं हो रही, बल्कि अब लड़ाई हो रही है जितने भी 31 मेंबर और नाटो के बच गए उन सब के साथ में। इसी वजह से कंट्रीज़ जो है वो क्या कर रही है, नाटो का सहारा यहाँ पर ले रही है। नाटो के अगर ऑफिशियल सिंबल की बात करूँ तो ये नाटो का जो है ऑफिशियल सिंबल है। अब इसको याद रखने का आसान सा तरीका है, क्योंकि अटलांटिक सी की बात हो रही है तो ये कंपास जैसा दिखाई दे रहा है, तो ठीक है अटलांटिक भी नॉर्थ अटलांटिक, क्योंकि क्यों हो रही है नॉर्थ अटलांटिक की, क्योंकि अगर मैं आपको मैप बनाकर भी दिखाऊं तो आप देख पाएंगे नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर हम पैसिफिक सी को देख पाएंगे, इधर भी पैसिफिक सी है, बीच के अंदर यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि कैसे इधर क्या दिखाई दे रहा है, यूरोप दिखाई दे रहा है, और इधर हम देख पाएंगे अफ्रीका को। ठीक है, ये अफ्रीकन रीजन है। तो अब आप सोच कर देखिए कि ये जो इतने भाग में से केवल और केवल ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक सी है, नीचे साउथ अटलांटिक सी है, क्योंकि यहाँ पर यूएसए एंड कनाडा यही दो कंट्री हैं और बची हुई कंट्री इधर यूरोप की हैं। तो ये किस रीजन में आती है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन के अंदर ही आती है। इसी वजह से इसका नाम भी जो है वो यहाँ पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंच के अंदर जो है इलेक्शंस हो रहे हैं। फ्रांस के इलेक्शंस को हमने पहले भी जो है वो डिस्कस किया है, 2-3 दिन पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी। फिलहाल थोड़ा सा और गहराई से इसको देखते हैं। पहली बात तो फ्रांस के जो इलेक्शंस हैं वो एक्चुअली में जून 30 को कंडक्ट किए जा चुके हैं। उनका पहला फेज़ जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, सेकेंड फेज़ जो होगा वो 7 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अब ये जो इलेक्शन है ये 3 साल पहले हो रहे हैं, इनको अभी नहीं होना था। इनको कब होना चाहिए था, हम देखते हैं कि इनको यहाँ पर 2027 में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने सडनली ये डिसीजन लिया कि अभी हम इसी समय के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से उनकी जो वोटिंग शेयर थी वो भी 33% घट गई। रीज़न क्या था कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, 2 ही साल अपनी गवर्नमेंट रखी। रीज़न की अगर हम बात करें तो कारण ये था कि ये जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई हुई थी वो बनाई हुई थी अलाइज़ के साथ में, और अलाइज़ यानी कि संधि करके, इनके पास फुल मेजोरिटी नहीं थी। तो जो दूसरी पार्टी थी इनके साथ में जो कि थी नेशनल रैली, उन्होंने क्या किया, उनकी, क्योंकि अब आपको बात तो माननी पड़ेंगे, आप अलाई किसी के साथ कर रहे हो तो उनकी भी बातें मानोगे। तो क्योंकि उनका यहाँ पर पावर और प्रेस्टीज दोनों ही बढ़ रहा था और बातें में भी ज़्यादा माननी पड़ रही थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि यही कारण था कि प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सडनली, वो खुद प्रेसिडेंट होते हुए पावर में आकर कहा कि फ़िलहाल फ्रांस को एक क्लियर मेजॉरिटी की ज़रूरत है जो कि हारमोनी के साथ में अपने जो काम है वो कर सके। खैर चलिए फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम को हम समझते हैं। अगेन कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स जीएस पेपर 2 के अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इवन फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो यहाँ पर 2022 के मेंस के अंदर भी सवाल पूछा गया था, डायरेक्टली पूछा गया था कि कंपेयर कीजिए इंडिया का और जो फ्रांस का है वो कैसे डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंच रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं। तो फ्रांस को मैंने आपको दिखाई यूके के अंदर ही, नीचे जब आप देखेंगे
तो फ्रांस हमें यहाँ पर दिखाई देता है, उसके साथ में हम जर्मनी को भी देख पाते हैं, नीचे की तरफ हम पोर्तुगाल को देख पाएंगे, स्पेन को देख पाएंगे। तो ये इसकी लोकेशन है यूरोप के अंदर में। एरिया की बात करें तो हम देखते हैं कि यूके जो है, जो कि काफ़ी इतना बड़ा नहीं था, हमने देखा अभी, तो यूके से छोटा है कैलिफोर्निया से छोटा है फ्रांस से छोटा है टेक्सास, जो कि यूएसए की एक स्टेट आप बोल सकते हैं। पॉपुलेशन यहाँ की लगभग 60 मिलियन है। और अभी तक इतिहास में देखें तो इसमें 5 रिपब्लिक रह चुकी है और 2 एम्पायर हैं। 2 एम्पायर कौन से थे? 1803 के टाइम पे नेपोलियन अपना फर्स्ट एम्पायर बनाते हैं, फर्स्ट फ्रेंच एम्पायर। उसके बाद सेकेंड रिपब्लिक जो है वो आता है 1851 के अंदर, जहाँ पर नेपोलियन 3 का सेकेंड एम्पायर आता है। थर्ड रिपब्लिक जो है वो एंड हो जाती है और उसके बाद जर्मन ऑक्यूपेशन जो है वो इन पे कर लेता है, फ्रांस के ऊपर पूरा कब्जा कर लेता है। फिर आता है फोर्थ रिपब्लिक 1946 से 1958 के बाद में, और अब जो चल रहा है वो आ रहा है 1958 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है वो। तो ये इनका फिफ्थ रिपब्लिक के नाम से है। अब सक्सेस की बात करें तो देखिए काफ़ी सारे सर्वेज बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लेकर आया गया था वो कितने अच्छे से फंक्शन कर रहा है। ये रिपब्लिक है क्या? सबसे पहले देखिए, लगातार जब कोई चीज़ होती है, कोई मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या चल रही है, हमारे यहाँ पर अभी पार्लियामेंट चल रही है, हमारा एक संविधान बना हुआ है। अब मान लीजिए लोगों को उससे नाखुशी हो जाए, लोग कहें कि हम तो सेटिस्फाई नहीं, हमारी नीड्स को ये पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसको हटा कर जब कुछ नया टाइप की यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम बनाई, हम ही अब अगर मान लीजिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ले आते हैं तो ये क्या होगा? अगर फ्रांस की भाषा में बात करेंगे तो एक नया रिपब्लिक हमने बना दिया है। यही यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी तक का शेर यही है कि फंक्शन जो अच्छे से 71% तक ही अच्छे से काम कर रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक की बात करें तो देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है वो वोटर्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है ना 1962 से ही, जैसा कि अभी इलेक्शन फ़िलहाल चल रहे हैं। इनकी जो टर्म होती है वो 5 साल की होती है और ये टर्म कब से है? 2000 से हम इसको देख पाते हैं। प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या होती है? एक तो वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। क्या ये कुछ हमारे जैसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे भी तो हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। इसके अलावा ये प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं, ये भी ठीक है। ये मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ये नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, ये भी ठीक है। ये लेजिस्लेशन को रेफरेंडम करने के लिए बुला सकते हैं। रेफरेंडम क्या होता है? जहाँ पर पॉलिटिकल विल जो होती है वो सबकी सुनी जा सके, यानी खुद से ही आप क्या कर रहे हो, एक लॉ करने के लिए अपने आप से किसी को बुला रहे हो। अगर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो है वो प्रपोजल इनको देती है तो इनके पास इमरजेंसी पावर होती है, जो कि लगभग एक बार अगर इन्होंने इमरजेंसी घोषित की दी तो 6 महीने तक चलेगी। उसके बाद इनको इसको दोबारा से करना होता है। ये कमांडर एंड चीफ होते हैं आर्म फोर्सेस के। तो ये तो यहाँ तक बिल्कुल सेम टू सेम इंडियन प्रेसिडेंट की तरह दिखाई दे रहे हैं, राइट? क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ये सारे काम करते हैं। हमारी जो इमरजेंसी थी, जो 6 टर्म वाली लिमिट लगाई गई है 44th अमेंडमेंट में, जब मोरारजी देसाई आते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर और जो इमरजेंसी के बाद में गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने भी यही किया था। कमांडर और चीफ जो होते हैं हमारे, ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे जो होते हैं वो एक्चुअली के अंदर आर्मी और नेवी प्लस आर्म फोर्सेस तीनों के ही होते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की और बात करें तो देखिए, इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है कि जितनी टोटल हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, सीट होती है और उसकी आपको 50+1% चाहिए होंगी, वो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलेंगे। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे प्रेसिडेंट के लिए क्या किया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के लिए जो एमपी चुनकर आए हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और उनके थ्रू, इसके अलावा भी जैसे कि कुछ वोटिंग और करवाई जाती है, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह का कुछ शेयर होता है जो कि यहाँ पर गिना जाता है 1/6 के अराउंड। तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट में इलेक्शन के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इवन जो स्टेट्स के भी हम देख पाएंगे यहाँ पर, तो वो भी एमएलएज वगैरह भी यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। अगेन जो बैलेट सिस्टम है वो हमारे यहाँ पर भी चलता है कि 1 2 3 4 ऐसे नाम लिख दिए जाएंगे। अब इनमें से क्या देखा जाएगा, मान लीजिए नंबर 1 को मिले 33% वोट, नंबर 2 को यहाँ पर मिल रहे हैं 15% वोट, नंबर 3 को मिले ओनली 10% वोट, नंबर 4 को मिले 5% वोट। ठीक है।
ठीक है। अब क्योंकि किसी को भी 50% नहीं मिले हैं तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, नंबर 4 को हटा दिया जाएगा क्योंकि इसके सबसे कम थे और उसकी वोट चली जाएंगी 33 वाले को, जिसके पास अब कितनी हो गई है, 38% वोट हो गई है। फिर से ऐसे ही दोबारा से इन 3 के बीच में काउंटिंग करवाई जाएगी और ये ऐसे सिस्टम जो है वो करता रहता है। तो यही बात है, अगर कोई फर्स्ट बैलेट में नहीं करे तो जो 2 स्टैंड अप होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, रन ऑफ करना पड़ता है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के संबंध की बात करें तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वही चूज़ भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यहाँ पर चेयर करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इंडिया में होती है और जो कैबिनेट इसमें से निकाली जाती है उसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास है फ्रांस के अंदर, तो इसी वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी किसकी है, प्रेसिडेंट की ही है। और प्राइम मिनिस्टर को एक्चुअली के अंदर में पार्लियामेंट्री मेजोरिटी अपनी लेकर आनी पड़ती है और उसके बाद भी जो प्रेसिडेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं जो कि एग्जीक्यूशन का यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को मानना पड़ता है। पार्लियामेंट का जो मोशन होता है सेंसर अगेंस्ट गवर्नमेंट वो यहाँ पर हो सकता है अगर उनको प्राइम मिनिस्टर की जो क्लियर मेजोरिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो जब प्रेसिडेंट एंड मेजोरिटी होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, मान लीजिए प्रेसिडेंट यहाँ पर बन गए हैं और उन्हीं की जिस पार्टी से वो थे उन्हीं के यहाँ पर मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, तो उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये होता है सेम पॉलिटिकल पार्टी से प्राइम मिनिस्टर का बनना। जब मैंने आपको ये आर्टिकल पहले समझाया था तो समझाया था कोहैबिटेशन के रूप में कि यहाँ पर फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, माना जा रहा है कि अब की बार प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी से बनेंगे और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो दूसरी पार्टी से निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट एंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं जब यहाँ पर उनकी पार्टी, प्रेसिडेंट की पार्टी जब पूरे की पूरी क्या नहीं कर पाएगी, आपकी मेजोरिटी नहीं लेकर आ पाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट तो अकेले खड़े हुए, उनको तो डायरेक्टली लोग चूज़ कर रहे हैं 4 चेहरों में से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए मेजोरिटी चाहिए है और मेजोरिटी के बाद में प्राइम मिनिस्टर डिसाइड होगा कि कौन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो खैर यही इनका पूरा का पूरा सिस्टम है। आज तक 1986 से 1988 में और 1993 से 1995, 97 से 2002। ये क्यों इतना है 2-2 साल का? क्योंकि अब तक 5 साल की टर्म जो थी वो नहीं होती थी। और 1997 से 2002 क्यों हो गया है? क्योंकि इस समय पे 2000 से यहाँ पर 5 साल की टर्म जो है इनकी कर दी गई थी। लेजिस्लेचर की बात करें तो जो पावर होती है पार्लियामेंट की वो 1958 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हमें दिखाई नहीं देती है, जो कि यूके के केस में है। हमारी जो पार्लियामेंट होती है, हमारी पार्लियामेंट भी सुप्रीम नहीं है, जुडिशरी को हम देख पाएंगे, तो ये सुपीरियोरिटी हमारी में भी हमें दिखाई नहीं देती है। खैर 2 हाउसेज है अगर लेजिस्लेचर की बात करें, एक होती है नेशनल असेंबली जिससे यहाँ पर कौन निकलेगा, पीएम भी निकलेगा, इसके अंदर 577 टोटल सीट्स हैं। दूसरी है सेनेट जो कि होती है 321 सीट्स के साथ में। नेशनल असेंबली मतलब कि लोकसभा, सेनेट मतलब कि राज्यसभा, कंपेयर करने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर इसके अलावा हम देखते हैं इनकम्पेटेबिलिटी क्लॉज भी होता है, यानी कि अगर कोई सीट्स हैं जो कि अपॉइंटमेंट चाहते हैं कैबिनेट का, अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है या फिर इनकी कॉमन असेंबली का यहाँ पर भाग बनते हैं, तो हम देख पाते हैं कि अगर उनको कैबिनेट के अंदर जाना, उनको मिनिस्टर बनना है, जैसे हमारे यहाँ पर बनते हैं, कौन बनता है, एमपी बनता है, कौन चूज़ करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वो एमपी भी रहेंगे और मिनिस्टर भी रहेंगे। अगर फ्रांस में अगर आप ऐसे हैं तो आपको अगर कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर बनाया जाएगा तो आपको अपनी सदस्यता जो थी एमपी की वो खोनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ये इनकी एक जो डिफरेंट बात है वो हमें दिखाई देती है। सेनेट की बात करें तो हम देखते हैं कि ये एक इलेक्टोरल कॉलेज के आधार पे इनको चूज़ किया जाता है। लगभग 50,000 से कम ऐसे पीपल होंगे जो क्या करेंगे, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। इसमें म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, रीजनल काउंसिल वगैरह सब आ जाती हैं। इसके अंदर रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आती हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो राज्यसभा की जैसे हमारे एमपी जो होते हैं वो अपना चुनाव करके आते हैं, जिनको हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह उन्हीं में से भेजती है, तो वो वैसा सा कुछ सिस्टम यहाँ पर देख पाएंगे। सेनेट जो होती है उनको जितने भी बिल्स यहाँ पर अडॉप्ट किए गए हैं नेशनल असेंबली के द्वारा उनको कंसीडर करना ही पड़ता है।
खैर ये इसका एक डायग्राम के रूप में आप लोगों के लिए पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो है कि जैसे पब्लिक जो होती है वो प्रेसिडेंट को चुनती है, प्रेसिडेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को चुनता है जिसमें 9 मेंबर है, फिर पब्लिक नेशनल असेंबली के 577 मेंबर्स को चूज़ करती है, इनमें से सेनेट के 331 जो मेंबर्स है वो निकल कर आते हैं, म्यूनसिपल गवर्नमेंट से कुछ लोग आते हैं, फिर रीजनल गवर्नमेंट यहाँ पर चूज़ करती है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो वो भी इनके लिए वोट करती है। प्रेसिडेंट जो सेनेट के सिलेक्ट होते हैं वो यहाँ पर 9 मेंबर्स की काउंसिल का भाग बनाते हैं। प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी चूज़ करते हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, कैबिनेट को भी चूज़ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये हमें सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेशनल असेंबली इलेक्शंस में वही सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट निकल कर आते हैं 577 डिस्ट्रिक्ट से। 2 बैलेट सिस्टम के अंदर अगर कोई भी कैंडिडेट मेजोरिटी नहीं दिखाता है तो एक दूसरा बैलेट सिस्टम करवाया जाता है 1 हफ्ते के बाद में, जहां पर जो कैंडिडेट है वो एटलीस्ट 12.5% जो वोट है पहले बैलेट की अगर उतनी ले आता है तो वहां पर क्या होगा, इलेक्टोरल अलायंसेस करवा दी जाएंगे। लास्ट आर्टिकल की तरफ अब हम हमारे बढ़ चुके हैं जो कि है ट्रायल्स मेडिकल एथिक्स एंड ऑर्बिट ऑफ पावर। देखिए क्या कह रहे हैं दिनेश एस ठाकुर यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखते हुए बताते हैं कि 2-3 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे कि राशिदा बी जो कि महिला भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की क्या है रिप्रेजेंटेटिव है। इसके अलावा नवाब खाब और उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर रचना पांडे को। ये सब जो भोपाल ग्रुप फॉर रिस्टोरेशन एंड एक्शन और उन्हीं ग्रुप में से हैं, यानी कि एनजीओ की तरफ आप इनको देख सकते हैं। इन सभी ने क्या किया है कि प्राइम मिनिस्टर को और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली है उनको लेटर लिखे हैं और उसमें बताया है कि कैसे मध्य प्रदेश के जो कुछ हॉस्पिटल हैं खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भारत बायोटेक के द्वारा एक दवाई बनाई गई थी, वैक्सीन बनाई गई थी, दवाई भी नहीं तो वैक्सीन जो बनाई गई थी कोविड को लेकर, उसके बिना लोगों को बताए ही ट्रायल्स लिए गए हैं, बिना लोगों की उनको कंसेंट लिए उसके ट्रायल्स लिए गए हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके ऊपर किस ड्रग्स का किस दवाई का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही जो और दूसरी दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, उनके भी ट्रायल्स जो हैं वो लोगों पे चल रहे हैं। गरीब लोगों के ऊपर फोकस जो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इथिकली भी गलत है अगर मेडिकल इथिक्स के नज़रिए से देखें, क्योंकि बिना अथॉरिटी के आप किसी दवाई का जो ट्रायल है एज ए डॉक्टर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब यहाँ पर हो रहा है तो इसी वजह से इन्होंने गुहार लगाई है कि क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ी सख्त कार्रवाई हो। यहाँ पर जो भी डॉक्टर वगैरह इसमें इंडल्ज थे उस तरफ से उनका पूरा का पूरा बयान भी लिया जाए और उनको सजा भी दी जाए अगर वो इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं तो। खैर इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 4 के अंदर आप लोग बताइएगा अगर ऐसी कोई केस स्टडी आपके सामने आ जाती है कि कोई हॉस्पिटल है जिसके अंदर ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप लोग एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसको कैसे जो है उसके ऊपर काम करेंगे, क्या क्या आपकी प्रतिक्रिया होंगी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल यहीं पे हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और बेहतर और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।